ट्यूमर को समझना, एक पहचान। ट्यूमर, यह शब्द सुनते ही डर और अनिश्चितता का एहसास होता है। आसान भाषा में समझें तो ट्यूमर शरीर में कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि होती है। सोचो, एक दीवार में एक ईंट अचानक बढ़ने लगे और एक गांठ बन जाए जो दीवार की सतह को बिगाड़ दे। हमारे शरीर के अंदर ट्यूमर भी कुछ ऐसा ही करता है। ये कोशिकाओं का अनियंत्रित रूप से बढ़ना होता है। अब सारे ट्यूमर एक जैसे नहीं होते। कुछ ट्यूमर मिट्टी के ढेर जैसे होते हैं। ये धीरे धीरे बढ़ते हैं, फैलते नहीं हैं और ज्यादातर जानलेवा नहीं होते। इन्हें हम बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। अपनी त्वचा पर मौजूद तिल के बारे में सोचें। ये एक तरह का बिनाइन ट्यूमर है। हालांकि कुछ ट्यूमर आक्रामक खरपतवार जैसे होते हैं। ये तेजी से बढ़ते हैं, आसपास के ऊतकों पर हमला करते हैं और मेटास्टेसिस नामक प्रक्रिया के जरिए शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकते हैं। ये मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं जिन्हें कैंसर भी कहते हैं। ये सेहत के लिए गंभीर खतरा होते हैं और इनका तुरंत इलाज जरूरी होता है। आइए इन दो मुख्य प्रकार के ट्यूमर के बीच के अंतर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जैसा कि हमने चर्चा की, बिनाइन ट्यूमर अच्छे मेहमानों जैसे होते हैं। ये अपनी जगह पर ही रहते हैं, ज्यादा परेशानी नहीं करते हैं और अक्सर इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाता है या जरूरत पड़ने पर आसानी से हटाया जा सकता है। दूसरी ओर मैलिग्नेंट ट्यूमर बिन बुलाए मेहमानों जैसे होते हैं। कंक्रीट तोड़कर निकलने वाले खरपतवारों की तरह ही इनमें आसपास के ऊतकों पर हमला करने की आदत होती है। ये ट्यूमर ज्यादा जटिल होते हैं और इनके लिए अक्सर कई तरह के इलाज की जरूरत होती है। मुख्य अंतर उनके फैलने की क्षमता में होता है। बिनाइन ट्यूमर आमतौर पर स्थानीयकृत होते हैं, यानी ये अपनी मूल जगह तक ही सीमित रहते हैं। हालांकि मैलिग्नेंट ट्यूमर में शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलने की क्षमता होती है। फैलने की इस प्रक्रिया को मेटास्टेसिस कहा जाता है और यही कैंसर को इतना खतरनाक बनाता है। ये असामान्य वृद्धि सबसे पहले क्यों होती है? इसका जवाब जटिल और बहुआयामी है। अक्सर कई कारक होते हैं जो ट्यूमर के विकास में योगदान करते हैं। एक प्रमुख कारक आनुवंशिकी है। कभी-कभी हमें अपने माता-पिता से दोषपूर्ण जीन मिलते हैं। जीवन शैली के कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए धूम्रपान फेफड़ों के कैंसर का जोखिम बढ़ाता है। अंत में पर्यावरण के प्रभाव को नजरअंदाज नहीं कर सकते। कुछ रसायनों और विकिरण से डीएनए क्षतिग्रस्त हो सकता है और ट्यूमर के विकास की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। हालांकि हम अपने जीन को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम जीवन शैली से जुड़े ऐसे विकल्प जरूर चुन सकते हैं जिनसे ट्यूमर के विकास का खतरा कम हो जाए। सबसे पहले और सबसे जरूरी है एक स्वस्थ आहार अपनाना। अपनी थाली को रंगीन फलों और सब्जियों, साबुत अनाज और प्रोटीन के अच्छे स्रोतों से भरें। ये खाद्य पदार्थ एंटीऑक्सीडेंट और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। नियमित व्यायाम हमारे कैंसर निवारण शस्त्रागार का एक और शक्तिशाली हथियार है। हफ्ते के ज्यादातर दिनों में कम से कम 30 मिनट का मध्यम तीव्रता वाला व्यायाम करें। धूम्रपान छोड़ें, शराब का सेवन सीमित करें और पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थों से बचें। सेक्शन 5, ट्यूमर के खिलाफ हथियार, इलाज के तरीके। अब हम अपना ध्यान ट्यूमर के इलाज पर केंद्रित करते हैं। अपनाई जाने वाली पद्धति कई कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें ट्यूमर का प्रकार, उसका स्थान, उसका चरण, वह कितना फैल चुका है और व्यक्ति का संपूर्ण स्वास्थ्य शामिल है। यह एक बहुत ही व्यक्तिगत प्रक्रिया है और इलाज की योजना हर मरीज की खास जरूरतों के हिसाब से बनाई जाती है। सर्जरी अक्सर बचाव की पहली पंक्ति होती है, खासकर बिनाइन ट्यूमर और शुरुआती चरण के कैंसर के लिए। इसमें ट्यूमर को शल्य चिकित्सा द्वारा हटाना और कुछ मामलों में आसपास के ऊतकों को भी हटाना शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी कैंसर कोशिकाएं समाप्त हो गई हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो फैल चुके हैं या उन जगहों पर स्थित हैं जहां सर्जरी जोखिम भरी है, उनके लिए इलाज के अन्य तरीके अपनाए जाते हैं। कीमोथेरेपी, जिसे अक्सर कीमो कहा जाता है, तेजी से विभाजित होने वाली कोशिकाओं, जिनमें कैंसर कोशिकाएं भी शामिल हैं, को मारने के लिए शक्तिशाली दवाओं का उपयोग करती है।
सेक्शन 6 कीमोथेरेपी, तेज कोशिका वृद्धि को लक्षित करना। कीमोथेरेपी एक शक्तिशाली तूफान की तरह है जो कैंसर कोशिकाओं के तेजी से विकास को बाधित करता है। यह एक प्रणालीगत इलाज है जिसका अर्थ है कि दवाएं पूरे शरीर में घूमकर कैंसर कोशिकाओं पर हमला करती हैं, चाहे वे कहीं भी छिपी हों। हालांकि कीमो के अपने नुकसान भी हैं, क्योंकि ये दवाएं तेजी से विभाजित होने वाली कोशिकाओं को लक्षित करती हैं, इसलिए ये उन स्वस्थ कोशिकाओं को भी प्रभावित करती हैं जो तेजी से विभाजित होती हैं, जैसे कि हमारे बालों के रोम, अस्थि मज्जा और पाचन तंत्र की कोशिकाएं। इससे बालों का झड़ना, मतली और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली जैसे दुष्प्रभाव होते हैं। अच्छी खबर यह है कि ये दुष्प्रभाव आमतौर पर अस्थायी होते हैं और इलाज पूरा होने के बाद कम हो जाते हैं। इसके अलावा इन दुष्प्रभावों को प्रबंधित करने और इलाज के दौरान मरीजों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए दवाएं और रणनीतियां उपलब्ध हैं। सेक्शन 7 विकिरण चिकित्सा, उच्च ऊर्जा किरणों का उपयोग करना। विकिरण चिकित्सा ट्यूमर के लिए इलाज का एक और आम तरीका है। यह कैंसर कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने और नष्ट करने के लिए एक्स-रे जैसी उच्च ऊर्जा किरणों का उपयोग करता है। विकिरण को बाहरी रूप से शरीर के बाहर एक मशीन का उपयोग करके या आंतरिक रूप से रेडियोधर्मी सामग्री को सीधे ट्यूमर में या उसके पास रखकर पहुंचाया जा सकता है। कीमोथेरेपी की तरह विकिरण चिकित्सा से भी दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जो विकिरण के स्थान और खुराक के आधार पर अलग-अलग होते हैं। त्वचा में जलन, थकान और बालों का झड़ना आम दुष्प्रभाव हैं, लेकिन फिर से ये आमतौर पर अस्थायी होते हैं। कीमोथेरेपी, विकिरण चिकित्सा या दोनों के संयोजन के बीच चुनाव ट्यूमर की विशिष्ट विशेषताओं और मरीज के संपूर्ण स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। सेक्शन 8 एक फार्मासिस्ट की विशेषज्ञता, ट्यूमर के इलाज को समझना। यहीं पर एक फार्मासिस्ट की विशेषज्ञता अमूल्य हो जाती है। ट्यूमर के इलाज से गुजर रहे मरीजों के लिए दवा प्रबंधन में फार्मासिस्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर विशेषज्ञ के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मरीजों को सही दवाएं सही खुराक पर और सही समय पर मिल रही हैं। फार्मासिस्ट दवा के दुष्प्रभावों के भी विशेषज्ञ होते हैं। वे मरीजों को संभावित दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षित कर सकते हैं, उन्हें प्रबंधित करने के लिए रणनीतियां प्रदान कर सकते हैं और परेशानी को कम करने के लिए बिना पर्ची के मिलने वाली दवाओं या जीवन शैली में बदलाव की सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा फार्मासिस्ट दवाओं के बीच परस्पर क्रिया के प्रति सतर्क रहते हैं। वे कीमोथेरेपी की दवाओं, अन्य नुस्खे वाली दवाओं और यहां तक कि बिना पर्ची के मिलने वाले सप्लीमेंट के बीच संभावित परस्पर क्रिया की तलाश में मरीजों की दवा सूचियों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करते हैं। सेक्शन 9 दवाओं से परे परामर्श और सहायता। लेकिन एक फार्मासिस्ट की भूमिका दवा प्रबंधन से कहीं आगे तक जाती है। वे ट्यूमर के इलाज की अक्सर भारी पड़ने वाली दुनिया को समझने में मरीजों को आवश्यक परामर्श और सहायता प्रदान करते हैं। वे जटिल चिकित्सा भाषा को सरल शब्दों में समझाते हैं, मरीजों के सवालों के जवाब देते हैं और उनके डर और चिंताओं को दूर करते हैं। फार्मासिस्ट समझते हैं कि कैंसर का पता चलना मरीजों और उनके परिवारों के लिए भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। वे सुनने के लिए तैयार रहते हैं, सहानुभूति रखते हैं और मरीजों को अपने अनुभव और चिंताओं को साझा करने के लिए एक सुरक्षित जगह प्रदान करते हैं। संक्षेप में, फार्मासिस्ट अपने मरीजों के लिए पैरोकार के रूप में काम करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके पास अपनी पूरी इलाज यात्रा के दौरान आवश्यक जानकारी, संसाधन और सहायता उपलब्ध हो। सेक्शन 10 साथ मिलकर काम करना, ट्यूमर के खिलाफ फार्मासिस्ट और मरीज साथ साथ। ट्यूमर के खिलाफ लड़ाई में फार्मासिस्ट स्वास्थ्य सेवा टीम के महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं। दवा प्रबंधन को बेहतर बनाने, दुष्प्रभावों को कम करने और चुनौतीपूर्ण समय में मरीजों का साथ निभाने में उनका ज्ञान, कौशल और करुणा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर आपको या आपके किसी प्रियजन को ट्यूमर का पता चला है, तो याद रखें कि आपको इस यात्रा पर अकेले नहीं चलना है। अपने फार्मासिस्ट से संपर्क करें, वे एक मूल्यवान संसाधन हैं और इस बीमारी के खिलाफ आपकी लड़ाई में एक मजबूत सहयोगी हैं।